हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अथर एजुकेशन। तो फ्रेंड, आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मैं आपको मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर निकाला हूँ, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर इतने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया कि आपको पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो मैं इसके अंदर से जो मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मुझे लगते हैं कि एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं यहाँ पर आपको लिख कर दिया हूँ, यहाँ पर पीडीएफ बनाकर। तो आप लोग एक बार इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, पढ़ लेना। एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या दिया हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले अमालगमेशन चैप्टर में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अमालगमेशन ऑफ द कंपनी द गवर्न बाई AS14 के अंदर आता है। अमालगमेशन के अंदर ऑब्जर्वेशन आता है, मर्जर आता है, कोई भी रहेगा तो AS14 के अंदर आएगा। लिखा अप्रूव्ड बाई ऑफ द शेयर होल्डर इज नेसेसरी फॉर द ट्रीटमेंट इन द नेचर ऑफ मर्जर। बोलता नेचर ऑफ मर्जर के अंदर कितने शेयर होल्डर का अप्रूवल जरूरी है, तो 90% शेयर होल्डर का अप्रूवल जरूरी है। आगे लिखा ऑन अमालगमेशन द ट्रांसफर कंपनी ट्रांसफर द एट द असेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट अप एट डैश वैल्यू। तो मतलब क्या, यहाँ पर जो अमालगमेशन होता है, जो ट्रांसफर कंपनी मतलब ओल्ड कंपनी जो रहती है, जो असेट ट्रांसफर करती है रियलाइजेशन अकाउंट में, वो कौन सी वैल्यू पे ट्रांसफर करती है, तो कौन से वैल्यू पे वो ट्रांसफर करती है, बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करती है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है फॉर अकाउंटिंग मर्जर द मेथड फॉलो डैश। बोलता जो अकाउंटिंग मर्जर होता है उसके अंदर कौन सा मेथड फॉलो होता है, तो जो मेथड फॉलो होता है उसे हम लोग पूलिंग इंटरेस्ट मेथड बोलते हैं। लिखा अंडर परचेस मेथड एनी एक्सेस ऑफ परचेस कंसिडरेशन ओवर द नेट एसेट्स अक्वायर शुड बी रिकॉग्नाइज एज। मतलब क्या, हम लोग पीसी का अमाउंट जो दे रहे हैं वो ज़्यादा है। पीसी का अमाउंट मान लो मैंने 50,000 दिया, बट मेरे पास असेट्स माइनस लाइबिलिटीज माइनस करने के बाद जो अमाउंट आ रहा है 40,000 आ रहा है, और मैंने कितना दे दिया 50,000। मतलब मुझे 40,000 के बिजनेस के बदले में 50,000 रुपये पेमेंट किया, तो जो लॉस होता है उसको हम लोग गुडविल में एडजस्ट करते हैं। यही उल्टा होता है, यदि नेट एसेट्स हमारा ज़्यादा है परचेस कंसिडरेशन से नेट एसेट्स क्या है, ज़्यादा है, तो जो डिफरेंस आता है उसे हम लोग कैपिटल रिजर्व में एडजस्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है ऑन अमालगमेशन प्रोविडेंट फंड अकाउंट इज अ बैलेंस शीट वेंडर कंपनी ट्रांसफर। मतलब यदि आपको पीएफ अकाउंट दिया हुआ है बैलेंस शीट के अंदर, तो कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे हम लोग, तो इसको कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट्स में। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है अंडर अमालगमेशन एज अ परचेस ऑफ बिजनेस रिजर्व कैरिड इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी आर। बोलता है जब अमालगमेशन होता है, जो परचेसिंग कंपनी रहता है उसके बुक में कौन से रिजर्व को हम लोग मेंटेन करके रखते हैं, तो स्टैट्यूटरी रिजर्व को हम लोग मेंटेन करके रखते हैं। अंडर परचेस मेथड एक्सेस ऑफ परचेस कंसिडरेशन ओवर द नेट एसेट्स। यहाँ पे क्या है, अंडर परचेस मेथड में क्या होता है, एक्सेस होता है परचेस कंसिडरेशन। परचेस कंसिडरेशन क्या है, ज़्यादा है, किससे, नेट एसेट से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, गुडविल आ जाएगा। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पर। दूसरा जो फॉरेन करेंसी चैप्टर है, यहाँ पे लिखा है कन्वर्जन ऑफ करेंसी इन द कवर्ड इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के अंदर आता है। द बैलेंस इन एक्सचेंज डिफरेंस ऑन द ट्रांजेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट सेल्स इज ट्रांसफर टू डैश प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। जो भी फॉरेन एक्सचेंज FEF का बैलेंस होता है उसको हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, लास्ट में मंथ के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं। फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मॉनेटरी आइटम। तो स्टॉक जो होता है नॉन मॉनेटरी आइटम होता है। मॉनेटरी आइटम मतलब जो जल्दी जो कैश में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे डेटर हो गया, कैश हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, बिल्स पेबल, ये सब मॉनेटरी आइटम है। स्टॉक हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, ये सब नॉन मॉनेटरी आइटम होते हैं। एवरेज रेट इज रेट, एवरेज रेट मीन्स क्या होता है, इज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज रेट। जो एक्सचेंज रेट चलता है उसे हम लोग एवरेज रेट बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है फॉरेन करेंसी द करेंसी, क्या होता है, फॉरेन करेंसी मीन्स क्या होता है,
अदर देन द रिपोर्टिंग करेंसी। रिपोर्टिंग करेंसी के अलावा जो दूसरी करेंसी होती है उसे हम लोग फॉरेन करेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है द अमाउंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस इज रिकॉर्डेड। बोलते जो फॉरेन एक्सचेंज में जो एक्सचेंज की वजह से जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट्स के अंदर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे लिखा है वाइंड अप बाई एनसीएलटी इज कॉल्ड, कंपल्सरी वाइंड अप बोलते हैं। जब एनसीएलटी के थ्रू वाइंड अप होता है तो इसे हम लोग कंपल्सरी वाइंड अप बोलते हैं। लिखा प्रेफरेंस क्रेडिटर आर, प्रेफरेंस क्रेडिटर क्या होता है, टैक्स को भी हम लोग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर बोलते हैं। ड्यू टू द गवर्नमेंट भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है। वेजेस एंड सैलरी ये सब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है इन ए स्टेटमेंट अफेयर सिक्योर्ड क्रेडिटर आर शो इन लिस्ट बी के अंदर शो होता है। आपके टेक्स्ट बुक में लिक्विडेशन में जाना, ये आपको एक दिया रहेगा जहाँ पर आपको लिस्ट दिया रहेगा कि कौन कौन से लिस्ट के अंदर कौन कौन से आइटम आते हैं, तो एक बार उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो लिस्ट बी के अंदर क्या था, सिक्योर्ड क्रेडिटर आता है, उसमें से पक्का गारंटेड एक ऑब्जेक्टिव आएगा, तो एक बार 2 मिनट निकाल के उसको पढ़ लेना आप लोग। कंट्रीब्यूटरीज कौन होता है, शेयर होल्डर क्या होता है, कंट्रीब्यूटरी होता है। पेटिशन ऑफ वाइंड अप कैन बी फाइल, कंपनी को बंद करने के लिए कौन पेटिशन डाल सकता है, कंट्रीब्यूटरी मतलब शेयर होल्डर डाल सकते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी डाल सकती है, या कंपनी खुद डाल सकती है। नेक्स्ट यहाँ लिखा अमाउंट ड्यू टू दी एन एम्प्लॉय आउट ऑफ पीएफ, बोलता है अमाउंट जो ड्यू है एम्प्लॉय का पीएफ में से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर बोलते हैं। आगे लिखा अंडर राइटर ऑफ शेयर ऑन डिबेंचर, अंडर राइटर ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर है इन केस ऑफ शेयर कमीशन कैन नॉट बी एक्सीड 5% से, इशू प्राइस का 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किसका, इशू प्राइस का। तो लिखा है यहाँ पर इन केस ऑफ शेयर्स का कमीशन देते हैं हम लोग अंडर राइटिंग में, कैन नॉट बी एक्सीड कितना, 5% ऑफ इशू प्राइस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन केस ऑफ डिबेंचर द कमीशन कैन नॉट बी एक्सीड 2.5% ऑफ इशू प्राइस, डिबेंचर वाले केस में 2.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इशू प्राइस का, शेयर्स वाले में 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अनमार्क एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन बियरिंग नो स्टैंप ऑफ द अंडर राइटर, जिसके ऊपर अंडर राइटर का स्टैंप नहीं होता है उसे हम लोग अनमार्क एप्लीकेशन बोलते हैं। व्हेन ऑल द शेयर्स आर अंडर रिटेन इट इज द कॉल्ड फुल्ली अंडर राइटिंग, जब पूरे के पूरे शेयर अंडर राइटर के थ्रू दिए जाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फुल अंडर राइटर बोलते हैं। जब आधा शेयर अंडर राइटर को देते हैं तो उसे हम लोग पार्सली अंडर राइटर बोलते हैं। मार्क एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन स्टैम्प बाय द अंडर राइटर, जिसके ऊपर ये स्टैम्प किया हुआ रहता है अंडर राइटर को, उसे हम लोग मार्क एप्लीकेशन बोलते हैं। अ पर्सन कैन नॉट एक्ट एज अंडर राइटर अनलेस ही होल्ड द सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाई, बोलता कौन सा पर्सन अंडर राइटर नहीं बन सकता जब तक उसके पास सर्टिफिकेट किसका नहीं रहेगा, सेबी का। अंडर राइटर बनने के लिए सेबी का सर्टिफिकेट कंपलसरी होता है। आपका एक चैप्टर है एलएलपी, एलएलपी के अंदर जो आपके ऑब्जेक्टिव बनने के चांसेस है वो है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन एलएलपी नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर का एलएलपी में। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एलएलपी आर टू बी प्रिजर्व फॉर 8 ईयर्स, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रहता है एलएलपी को कितने ईयर्स के लिए, 8 ईयर्स के लिए मेंटेन करना पड़ता है। एलएलपी हैव द परपेचुअल सक्सेशन, एलएलपी क्या होता है, परपेचुअल सक्सेशन मतलब कंटिन्यू चलता है। यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है, यहाँ पर राइट ड्यूटी पार्टनर्स आर गवर्न बाई एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर आता है। एलएलपी द क्रिएटेड बाई, एलएलपी एक्ट के अंदर में क्रिएट किया जाता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एलएलपी आर मेंशन इन कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस, दोनों पे मेंटेन करता है। तो स्टूडेंट यदि इसका आपको पीडीएफ चाहिए
तो आपको इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल है, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। आपको इसका मैं पीडीएफ सेंड कर देता हूँ, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ये मुझे लगता है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके ही बेस पे हो सकता है आपके ट्रू फॉल्स के भी ऑब्जेक्टिव इसी में से घुमाकर बन जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स आता तो वो भी बन सकता है, बट इतना यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, इतना मैं जो कराया यदि आप कर लेते हो तो मैक्सिमम चांसेस है आपके ऑब्जेक्टिव राइट हो जाएंगे। अभी लास्ट में आपके पास एक स्ट्रेटजी होना चाहिए कि जो भी लास्ट के 2 आवर्स आपके पास बचे तो उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 20 मार्क के हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कर लेना है अच्छे से। आपको कुछ इनकेस डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट करना, बट आपको प्रिपेयर करके जाना है। थियरी क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों करके जाना है, किसी भी थियरी और ऑब्जेक्टिव को आपको छोड़ना नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि थियरी ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको अच्छे मार्क्स लाने में, पास होने में। थैंक यू सो मच।